Good afternoon, everyone. CS Executive FM, and today I'm starting a new topic, capital budgeting. कैपिटल बजटिंग को हम बोल सकते हैं इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली, यानी कभी भी कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने अवेलेबल फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करता है और उसके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम अराइज होता है कि हमें वो इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। से एक ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, मुझे एक नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, मार्केट डिमांड आएगा नहीं आएगा, मुझे एक से एक यूनिट एस्टैब्लिश करना है और मेरे पास लोकेशंस हैं 3 अलग अलग, मुझे ये डिसाइड करना है कि 3 में से कौन सी लोकेशन प्रेफरेबल होगा। तो ऐसे मल्टीपल डिसीजंस, नंबर ऑफ डिसीजंस आर देयर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। एक सिंगल इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी हो सकता है और अवेलेबल डिफरेंट ऑप्शंस में से हमें कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करने का डिसीजन भी लेना हो सकता है। तो कैपिटल बजटिंग इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि हम क्या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें, या फिर हमारे पास एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं तो उनमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है। जब हम इन्वेस्टमेंट्स का एनालिसिस करने चलते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कौन से फैक्टर्स हैं, प्रोसीजर की बात बाद में करेंगे, पहले हम फैक्टर्स की बात करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के बेसिस पे हमारा ये अल्टीमेटली डिसीजन फाइनलाइज होता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं और उसके बाद उस डिसीजन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे पास होता है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। फर्स्ट फैक्टर इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, उस ऑप्शन को चूज करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ग्रैब करने के लिए। सेकंड, what return we will get in future. Yes, if we are investing our money in any of the project, तो definitely हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना है, रिटर्न गेन करना है। तो हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं जहां पे हम ये देखते हैं कि हमें फ्यूचर में रिटर्न कितना मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट कितना करना है, सेकंड हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है, एंड थर्ड द इंपॉर्टेंट वन अगेन, रिस्क। इन्वेस्टमेंट में रिस्क, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिस्क कितना इन्वॉल्व है। रिस्क कैसा, सब बहुत तरह के रिस्क हो सकते। रिस्क हो सकता है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। पहले स्टेप पे हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सेकेंड स्टेप में हमने ये चेक कर लिया कि फ्यूचर में हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है, और ऑन द बेसिस ऑफ टू इन्वेस्टमेंट एंड द रिटर्न हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि दैट प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। यदि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो हमें आगे एक और कंसर्न सोचना पड़ेगा, एंड दैट इज इन्वॉल्व रिस्क। रिस्क किस चीज का? सर, आप आज की डेट में एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और उस आज की डेट में बैठ के फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आएगा वो एस्टिमेट कर रहे हो, एंड फ्यूचर एस्टिमेशंस आपने जो किया, क्या वो परफेक्ट है? क्या उतना ही रिटर्न हमें मिलेगा जितना रिटर्न हम प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं? क्या उन रिटर्न में कोई वेरिएशंस आ सकता है? क्या हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे एक्चुअल रिटर्न हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम हो सकता है? वो जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट, वो अनसर्टेन एनवायरनमेंट एक रिस्क क्रिएट करता है कि क्या ये प्रोजेक्ट अल्टीमेटली फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रिस्क। अब इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे हम ये कैपिटल बजटिंग पूरा डिसीजन मेकिंग समझेंगे। सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर को अलग रख देते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम बेसिक डिसीजंस पे आते हैं। बेसिक डिसीजन मतलब पहले हम ये प्रोजेक्ट तो देख लें कि प्रोजेक्ट वायबल है भी या नहीं,
विदाउट कंसिडरिंग रिस्क फैक्टर। यानी we are assuming the future is predictable, we are assuming whatever data we calculate or arrange all are certain data, मतलब जितना भी रिटर्न हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी सेल्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो सब सर्टेन है, उनमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। हम पहले सर्टेनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट को एनालाइज करके देखते हैं एंड देन फिर हम अनसर्टेन एनवायरनमेंट को पिक करके लेकर आएंगे और रिस्क इन्वॉल्व करके प्रोजेक्ट को रीवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो फर्स्ट फैक्टर हमने यहां पे लिखा कि हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन कैपिटल बजटिंग इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक टर्म से जिसे हम कह सकते हैं कैश आउटफ्लो। What amount of cash outflow is required to start the project? What amount of cash initially required to invest to start a project? Like हम करंटली मैनुअल वर्किंग पे काम करते हैं, मैनुअल करते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसे कंप्यूटराइज कर दें। तो कंप्यूटराइज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। तो वो जो इनिशियली आप एक किसी प्लान पे मनी इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज योर कैश आउटफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कैश आउटफ्लो हम इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं कि कैश आउटफ्लो इज बेसिकली आर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी इनिशियली प्रोजेक्ट में कितना मनी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन मैं जब यहाँ पे कैश आउटफ्लो की बात करूंगा तो मैं पूरी डिटेल बात आपसे करता हूं। कैश आउटफ्लो का यहाँ पे जो हमारा मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट से नहीं होता। हमारा यहाँ कैश आउटफ्लो से इन जनरल इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन हमारा यहाँ कैश आउटफ्लो से मतलब है एनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिकॉज देखिए, कैश आउटफ्लो में दो चीज आप कंसीडर कर सकते हो, कैश कितना गया, कैश कितना आउटफ्लो हुआ। लेकिन आउटफ्लो दो पर्पस से होता है, एक आउटफ्लो होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस से और एक आउटफ्लो होता है एक्सपेंसेस पर्पस से। जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो भी कैश आउटफ्लो, और उस प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो ड्यूरिंग दैट रनिंग पीरियड जो भी रिपीटेटिव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उस बिजनेस को चलाने के, उस प्रोजेक्ट को रन करने के, जो मेंटेन प्रोडक्ट आपने लिया, मशीन आपने लिया, तो उसकी मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कैश आउटफ्लो होते हैं। तो यहां पे हम कौन से कैश आउटफ्लो की बात कर रहे हैं? तो बेसिकली हम यहां पे इनिशियल यानी इन्वेस्टमेंट वाले कैश आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, हम रिकरिंग कैश आउटफ्लो की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ मेंटेनेंस चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ रनिंग एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। तो कैश आउटफ्लो का मतलब हमारे लिए होता है इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट। अब इनिशियली एक प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई असेट आप खरीद रहे हो, कोई मशीन आप परचेज कर रहे हो, तो उसमें क्या कैश आउटफ्लो होगा? द फर्स्ट टर्म इज कैश आउटफ्लो, और उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? हम कैश आउटफ्लो में लेते हैं कॉस्ट ऑफ द असेट। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कुछ असेट्स तो खरीदना पड़ेगा, उस असेट का कॉस्ट, ऑल इंस्टॉलेशन चार्जेस, उस असेट को आप अपने बिजनेस प्लेस पे इंस्टॉल करेंगे तो उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस भी उसी असेट में इंक्लूड हो जाएंगे, उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, प्रोजेक्ट को रन करना है, प्रोजेक्ट रन करने के लिए रूटीन बिजनेस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल भी हमें प्रोजेक्ट के टाइम पे, स्टार्ट करते टाइम पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। एक तो आपने जैसे से मशीन परचेस कर लिया, अब मशीन पे प्रोडक्शन करने के लिए हमें अलग रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, एक्सपेंसेस का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए भी कैश चाहिए।
तो वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और वर्किंग कैपिटल का एक नेचर क्या होता है, एक फीचर क्या होता है, आप वर्किंग कैपिटल स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उस वर्किंग कैपिटल से आप अपने प्रोजेक्ट को ईयर बाय ईयर रन करते हैं। और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट वाइंड अप होता है, प्रोजेक्ट खत्म होता है, वो जो पूरा वर्किंग कैपिटल आपने उस प्रोजेक्ट में इनिशियली इंट्रोड्यूस किया था वो रिकवर हो जाता है। तो वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट किया, वर्किंग कैपिटल डाला, उसी से प्रोजेक्ट को नंबर ऑफ ईयर्स तक रन किया और फिर जब प्रोजेक्ट बंद होगा तो वो पूरा वर्किंग कैपिटल आपको वापस मिल जाएगा इनफ्लो की फॉर्म में। तो इनिशियली कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, ये हमारा बेसिक इन्वेस्टमेंट है। और आप कह सकते हैं एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब इनिशियली 0 ईयर में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, ये 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब होता है, ये होता है 0 ईयर में। 0 ईयर का मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते वक्त 0 ईयर में, करंट डेट पे। और फिर उसके बाद से एट द एंड ऑफ द ईयर और इन नेक्स्ट ईयर और इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर फर्दर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम फर्दर मनी इन्वेस्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो भी कैश आउटफ्लो का ही पार्ट होगा, उसे भी हम कैश आउटफ्लो में ही कंसीडर करेंगे। बिकॉज मैंने स्टार्ट में बोला है हमारे लिए कैश आउटफ्लो का इनिशियली ये मतलब होता है कि हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। कब कम हो जाती है, जब हम किसी ओल्डर प्रोजेक्ट को वाइंड अप करके नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम किसी ओल्ड असेट को रिप्लेस करके उसकी जगह नया असेट लेके आ रहे हैं, तो पुराना जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास था उसको स्क्रैप करोगे और उसके स्क्रैप से जो भी रिकवरी होगी वो रिकवर्ड अमाउंट आपके इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रिड्यूस कर देगा। तो इसमें से क्या माइनस हुआ हमारा, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट्स, एंड फाइनली यू विल गेट कैश आउटफ्लो। तो फर्स्ट टर्म जो हमने अभी यहां पे कैपिटल बजटिंग में डिस्कस किया वो ये है investment. The first issue, the first factor required to consider for analysis of any of the investment proposal or project is investment required. कितना फंड हमें इन्फ्यूज करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए और रन करने के लिए, दैट इज कैश आउटफ्लो, जिसमें हमें क्या लेना है, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द असेट, जो भी प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो, जो भी असेट आप खरीद रहे हो, उस असेट का कॉस्ट, उस असेट को इंस्टॉल करने तक का सारा एक्सपेंसेस, उसके थ्रू प्रोजेक्ट को रन करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें से हम डिडक्ट करेंगे इफ वी आर रिप्लेसिंग एनी एग्जिस्टिंग असेट, तो उसका जो रिप्लेसमेंट करने पे स्क्रैप वैल्यू हमें रिकवर होगा वो हम यहां पे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट कैश आउटफ्लो मिल जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सो नाउ मूव ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, रिटर्न। रिटर्न का मतलब यह हुआ कि जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे या जो भी हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया, तो वो कितने ईयर्स तक चलेगा, एवरी ईयर वो किस तरह से हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, हमें उसको एनालाइज करना है। यानी अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट से थ्रू आउट द लाइफ स्पेन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है वो हम एनालाइज करेंगे। रिटर्न कैसे एनालाइज करना है, हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड फैक्टर पे आते हैं, इट इज रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है, रिटर्न को हम कह सकते हैं कैश इनफ्लो, रिटर्न को हम नाम दे सकते हैं कैश इनफ्लो। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज कैश आउटफ्लो।
प्रोजेक्ट रन किया, प्रोजेक्ट रन करने से जो भी रेवेन्यू क्रिएट हुआ, नेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो क्रिएट हुआ, उसे हम बोल रहे हैं कैश इनफ्लो। आई एम टॉकिंग अबाउट कैश ओनली, नॉन कैश फैक्टर्स को हम यहां कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बात कैश प्रॉफिट की है, कैश प्रॉफिट की बात करेंगे। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो क्या होता है? तो जनरली जो टर्म हम कैश इनफ्लो के लिए यूज करते हैं वो हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन। कैश इनफ्लो का मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन। इन जनरल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन मतलब उस प्रोजेक्ट को रन करके हमने ईयरली कितना प्रॉफिट जनरेट किया है टैक्स के बाद, लेकिन डेप्रीशिएशन के पहले, क्योंकि हम कैश प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हम कैश इनफ्लो की बात कर रहे हैं। यहां पूरा का पूरा जो डिसीजन है, ये डिसीजन कैश पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट, कितना कैश का इन्वेस्टमेंट करना है और इनफ्लो की फॉर्म में कितना कैश हमें जनरेट होगा। तो हमने बोला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीशिएशन, ये हमारा एक इनफ्लो होता है। ये हमारा रेगुलर कैश इनफ्लो है, ये हमारा रेगुलर कैश इनफ्लो है, यानी जो हमें एवरी ईयर रिकरिंग बेसिस पे मिलता रहेगा टिल द प्रोजेक्ट सर्वाइव। मतलब जब तक प्रोजेक्ट चलेगा, प्रोजेक्ट के लाइफ स्पेन में एवरी ईयर हमें ये अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो मिलता रहेगा। सेकंड, कैश फ्लो में सेकंड पार्ट भी हमारे पास आएगा और वो होगा टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू का मतलब जब फाइनली प्रोजेक्ट का लाइफ एंड हो जाएगा, तो हम प्रोजेक्ट को जब टर्मिनेट करेंगे, बंद करेंगे, वाइंड अप करेंगे, तो उससे कितना रिकवरी हमें मिलेगा, दैट इज नोन एज टर्मिनल वैल्यू। तो कैश इनफ्लो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट ईयरली बेसिस, एंड कैश इनफ्लो एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। वाइंड अप करते हैं, जब प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करते हैं, बंद करते हैं, तो कितना कैश इनफ्लो में वापस आता है। ये दो पार्ट में हमारा कैश इनफ्लो कैलकुलेट होगा। दैट मींस ये दो पार्ट में हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। और डिटेल में चलते हैं इसके अंदर। पहली टर्म नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन, इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, प्रोजेक्ट के कई मोड्स हो सकते हैं। एक सिंपल प्रोजेक्ट का मोड है कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट की सेल होगी, सेल प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होंगे, सेल होगी, सेल से रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा और वो हमारा कैश इनफ्लो हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि हम एक मैनुअल वर्किंग से मशीन वर्किंग पे स्विच कर रहे हैं, हम एक मशीन इंस्टॉल करेंगे, मशीन इंस्टॉल करने पे इन्वेस्टमेंट होगा, वो कैश आउटफ्लो, मशीन वर्किंग करेगी और वो हमारी मैनुअल वर्किंग को रिप्लेस करेगी। और मैनुअल वर्किंग को जब मशीन रिप्लेस करेगी तो कुछ बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, एंड वो बेनिफिट्स हमें कैश इनफ्लो की तरह कंसीडर करना है। लाइक हमारी कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट कम हो सकती है, लाइक हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकता है। तो हम उन बेनिफिट्स को और एडिशनल एक्सपेंसेस को कंसीडर करके कैश इनफ्लो पे जा सकते हैं। थर्ड ये हो सकता है कि हम किसी एग्जिस्टिंग मशीन को नए मशीन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा कैश इनफ्लो का मतलब होगा एडिशनल बेनिफिट। उस नए मशीन सिस्टम से आप कितना एडिशनल बेनिफिट ले पा रहे हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस इंस्टॉल्ड मशीन। तो वहां कैश इनफ्लो कुछ डिफरेंट तरीके से आ सकता है। तो अलग अलग मोड में कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो मैं वो सारे मोड यहां पे लेता हूं। एक नॉर्मली जो कैश इनफ्लो हमारे पास आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रीशिएशन, वो होता है सेल्स रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इससे आएगा आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स and depreciation. Then we will deduct depreciation. Then we will deduct, ये हो गया हमारा EBIT. Then we will deduct interest. फिर आपको मिलेगा EBT
अर्निंग बिफोर टैक्स, देन टैक्स माइनस होगा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा, और उसमें हम अपना डिप्रीसिएशन वापस ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका कैश इनफ्लो। द फर्स्ट सिंपलेस्ट वे, सेल्स रेवेन्यू लिया, तो सेल्स को जनरेट करने के लिए जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने इनकर किया वो माइनस किया, इधर वेरिएबल और फिक्स्ड। देन आपके पास प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट से पहले आप डेप्रीशिएशन डिडक्ट करेंगे। डेप्रीशिएशन डिडक्ट करने के बाद जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। देन अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स माइनस करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा और उसमें हम डेप्रीशिएशन वापस ऐड करेंगे। इंटरेस्ट है या नहीं है वो डिपेंड करता है। ये हमारा कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने का एक सिंपल वे, सिंपलेस्ट वे, जहां पे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हैं। दूसरा हमारा कैश इनफ्लो, नोटेड। सेकेंड हम कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं कंपैरिजन, रिप्लेसमेंट के सिचुएशन में, रिप्लेसमेंट डिसीजंस में। रिप्लेसमेंट डिसीजन में हम लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन करंट सिचुएशन एंड द प्रीवियस सिचुएशन, और उस कंपैरिजन से आपको क्या मिलेगा? उस कंपैरिजन से आपको मिलेगा एडिशनल रेवेन्यू। रिप्लेसमेंट डिसीजन हो या कंपैरिजन हो, एडिशनल रेवेन्यू, सेविंग इन एक्सपेंसेस, दो चीज हो गई। यदि आपका नए इन्वेस्टमेंट से रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका बेनिफिट है, दैट इज नोन एज एडिशनल रेवेन्यू। वो भी हमारे लिए एक तरह से सेविंग्स हो गया, बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इनफ्लो हो गया। सेकेंड, यदि आपके नए इन्वेस्टमेंट से पुराने इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस होती है इन एनी ऑफ द फॉर्म, रनिंग कॉस्ट कम हो रहा है, से आपका लेबर कॉस्ट कम हो रहा है, जो भी आपको मटेरियल कम लग रहा है तो मटेरियल कॉस्ट कम हो रहा है, जो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है वो सेविंग इन एक्सपेंसेस हम लेंगे, और इस टोटल रेवेन्यू में से हम डिडक्ट करेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस। अब यहां पे सिर्फ हम एडिशनल एक्सपेंसेस लेने वाले हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस का मतलब नए इन्वेस्टमेंट पर प्रोजेक्ट के केस में पुराने के कंपैरिजन में क्या एडिशनल कॉस्ट हो रही है। तो यहां पे सारा का सारा कंपैरिजन है, एडिशनली मिलेगा क्या और एडिशनली खर्च क्या होगा। हम सिर्फ उस एडिशनल पार्ट पे कंपैरिजन करेंगे, हम सिर्फ उस एडिशनल पार्ट को कंसीडर करेंगे और अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन पे पहुंचेंगे। क्योंकि आप डिटेल एक ओल्डर प्रोजेक्ट को पूरे रेवेन्यू के साथ नए प्रोजेक्ट के रेवेन्यू को कंपेयर नहीं कर सकते, तो यहां पे हमें एडिशनल पे जाना पड़ेगा। ये वहां भी काम में आएगा जब आप कंपैरिजन करेंगे दो नए प्रोजेक्ट पे कि दो नई मशीन है मेरे सामने, कौन सी खरीदनी चाहिए, तो सर दोनों को कंपेयर कर लेते हैं रादर देन कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल बेनिफिट। हम दोनों को कंपेयर करके बेनिफिट निकाल लेते हैं कि ए बी के कंपैरिजन में कैसे बेटर है। सर ए बी के कंपैरिजन में कुछ एडिशनल रेवेन्यू देगी, ए बी के कंपैरिजन में कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर करेगी। तो वो जो एडिशनल वाला पार्ट है, कंपैरिजन वाला पार्ट है, वो हम यहां यूज कर रहे हैं, तो हमें यहां मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, और इसमें से हम डेप्रीसिएशन लेस करेंगे, लेकिन वो भी एडिशनल डेप्रीसिएशन ही लेस होगा। एडिशनल डेप्रीसिएशन का मतलब दो प्रोजेक्ट है तो दोनों को कंपेयर करके डिफरेंस कितना डेप्रीसिएशन आ रहा है, या ओल्डर वन से नए को कंपेयर कर रहे हो रिप्लेसमेंट के डिसीजन में, तो पुरानी मशीन पे कितना डेप्रीसिएशन लगता था, नई मशीन पे कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, इनका डिफरेंस। तो एडिशनल डेप्रीसिएशन हम यहां माइनस करेंगे और उसके बाद उसमें से हम टैक्स लेस करेंगे। टैक्स लेस करने के बाद वो जो एडिशनल डेप्रीसिएशन ऊपर हमने माइनस किया उसे वापस प्लस कर देंगे, और आपको मिल जाएगा
कैश इनफ्लो। हो गया हमारा प्रोसीजर नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो में इन दो में से हमें कोई एक सिचुएशन होगा तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपना कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना है। यानी इनिशियली आप एक पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहे हो तो रेवेन्यू से लेके प्रॉफिट तक आना है, और जब आप पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो तो ये हो गया हमारा कैश इनफ्लो का पहला पार्ट, यानी प्रॉफिट वाला पार्ट। और यहां पे जो हमें ये कैश इनफ्लो मिलने वाला है, यहां पे जो हमें यहाँ कैश इनफ्लो मिलने वाला है, या तो ये या इस सिचुएशन में हमने बात की ये वाला, ये कैश इनफ्लो हमें एवरी ईयर मिलने वाला है, ये एनुअलाइज्ड कैश इनफ्लो है। तो ये कैश इनफ्लो हमें हर साल मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा कैश इनफ्लो था हमारा टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू में क्या बोला था हमने, टर्मिनल वैल्यू हमें कब मिलता है, ये मिलता है एंड ऑफ प्रोजेक्ट पे, एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ। ये हमें मिलेगा प्रोजेक्ट लाइफ एंड होने पे। मतलब हमने कोई मशीन इंस्टॉल किया सपोज, तो मशीन का जब लाइफ खत्म हो जाएगा तो हम उस मशीन का क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट बंद करेंगे, उस मशीन को स्क्रैप की फॉर्म में सेल आउट करेंगे, तो वो होगा टर्मिनेशन। हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हम उसे बंद कर रहे हैं, खत्म हो गया उसका टाइम, तो उस वक्त जो भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड असेट्स आपके पास है, उन सारे असेट्स को हम लिक्विडेट करेंगे, उन सारे असेट्स को हम लिक्विडेट करेंगे, और उससे जो भी रिकवर अमाउंट होगा हमारे पास, जो भी अमाउंट रिकवर होगा वो कहलाएगा टर्मिनल वैल्यू। तो आपके पास दो तरह की असेट्स वहां पर होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड असेट्स, और एक होती है वर्किंग कैपिटल जो हमने स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे इंट्रोड्यूस की थी। तो यहां पे टर्मिनल वैल्यू में हमें क्या मिलेगा, टर्मिनल वैल्यू पे हमें मिलेगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट्स, जो भी असेट्स उस प्रोजेक्ट में है हमारी उनकी स्क्रैप वैल्यू, नेट ऑफ एक्सपेंसेस। नेट ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब हम इसे बोलते हैं नेट ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैपिटल गेन। नेट ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैपिटल गेन टैक्स, मतलब जब आप असेट्स को सेल आउट करेंगे तो हो सकता है कुछ कैपिटल गेन हो जाए और उस गेन पे टैक्स लग जाए, वो माइनस होना है। और हो सकता है असेट्स को सेल करने के लिए कोई कमीशन या ब्रोकरेज हमें देनी पड़े किसी मीडिएटर को, तो हम यहाँ नेट ऑफ टैक्स एंड नेट ऑफ एक्सपेंसेस असेट का सेल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू लेने वाले हैं। एंड सेकेंडली हम इसमें लेने वाले हैं वर्किंग कैपिटल रिकवरी। वर्किंग कैपिटल रिकवरी, वर्किंग कैपिटल रिकवरी का मतलब जो स्टार्ट में हमने वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था ना, वो वर्किंग कैपिटल हमें पूरा का पूरा वापस मिल जाता है, जितना भी हमने वर्किंग कैपिटल लगाया। क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या था, ईयर स्टार्ट में, प्रोजेक्ट के स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करो, उसे थ्रू आउट द पीरियड यूज करो, जब प्रोजेक्ट बंद करोगे तो वर्किंग कैपिटल वापस बाहर आ जाएगी। तो ये पार्ट है टर्मिनल वैल्यू, जो हमें मिलेगा वन टाइम। याद रखिएगा बहुत अच्छी तरह, कैश इनफ्लो में दो पार्ट है, पहला पार्ट है आपका रेवेन्यू, पहला पार्ट है आपका प्रॉफिट, जो आपको मिलेगा एवरी ईयर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकेंड पार्ट है आपका टर्मिनल वैल्यू, वो आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैश इनफ्लो। अब दो चीजें आपके पास आ गई। अच्छा एक चीज और, शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इस केस में भी सर ये क्या हुआ, आपने पहले डेप्रीशिएशन माइनस किया और बाद में आके डेप्रीशिएशन वापस प्लस कर दिया, जब उसे प्लस ही करना था तो माइनस क्यों किया। सेम यहाँ भी हुआ, यहाँ पे भी एडिशनल डेप्रीशिएशन पहले माइनस किया है और फिर वापस उसे प्लस कर दिया है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, डेप्रीशिएशन का यूज क्या है। डेप्रीशिएशन बेसिकली है क्या, प्रैक्टिकली बात करेंगे हम। डेप्रीशिएशन में एक्चुअली हमारी पॉकेट से कोई मनी एक्सपेंड नहीं होती। डेप्रीशिएशन एक ऐसा एक्सपेंसेस है जिसमें हम कैश खर्च नहीं करते, जिसमें कैश पेमेंट नहीं होती। और बिजनेस में अल्टीमेटली कैश ही मैटर करता है, तो सर फिर डेप्रीशिएशन जैसे एक्सपेंसेस को लिया क्यों जाता है जब उसमें कैश का पेमेंट ही नहीं होता। दैट इज टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट।
तो डेप्रीशिएशन क्यों लिया फिर हमने? सर डेप्रीशिएशन का एक ही यूज है, डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, लेकिन ये अलाउएबल एक्सपेंसेस है इनकम टैक्स एक्ट में। यानी इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आप अपनी जो असेट्स है उनके डेप्रीशिएशन को एक्सपेंसेस मान के अपने प्रॉफिट से माइनस कर सकते हो, हम उस पार्ट पे आपसे टैक्स नहीं लेंगे। बस इसी पर्पज से हमने यहाँ डेप्रीशिएशन माइनस किया, क्योंकि डेप्रीशिएशन माइनस करने से ये हमारा प्रॉफिट जो था ये रिड्यूस हो गया और उस रिड्यूस प्रॉफिट पे टैक्स लगा, रिड्यूस प्रॉफिट पे टैक्स लगा। लेकिन डेप्रीशिएशन जो हमने माइनस किया था वो सिर्फ टैक्स अमाउंट रिड्यूस करने के लिए माइनस किया था, एक्चुअली कैश में हमने कोई एक्सपेंसेस नहीं किए, इसलिए हम उस डेप्रीशिएशन को वापस यहां पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो कैश में पे नहीं होता। दैट इज द मेन पर्पस और ओनली पर्पस ऑफ कंसिडरिंग डेप्रीशिएशन हियर। या हमें उस डेप्रीशिएशन का टैक्स बेनिफिट लेना है। गॉट इट? चलिए, तो दो बात यहां पे हमारी हो गई कि जब भी हम कैपिटल बजटिंग यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरफ जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं तो कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हमें कंसीडर करने हैं और उन फैक्टर्स में मेन दो फर्स्ट टू फैक्टर्स हैं, वो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब कैश कितना इंट्रोड्यूस करेंगे, और दूसरा फैक्टर है रिटर्न यानी प्रॉफिट कितना हमें मिलने वाला है। अब दो मेन कंपोनेंट और फैक्टर आपके पास आ गए। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा सर, और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कैश में रिटर्न कितना आएगा। अब इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम इन फैक्टर्स के बेसिस से प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करेंगे यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, और हर टेक्निक का अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपना एक लॉजिक है, अपना एक वे है जिसके बेसिस से वो प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं और अपना डिसीजन ड्रॉ करते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन या मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग की। मेथड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी मैं रिस्क की बात फिर नहीं कर रहा हूं, रिस्क की बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। मेथड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है नॉन कैश फ्लो मेथड्स और दूसरे मेथड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड क्या है? पे बैक पीरियड मेथड, मैं एक एक मेथड को लेके चल रहा हूं, लिस्ट नहीं बना रहे, हम एक एक मेथड समझते हुए चलेंगे। पे बैक पीरियड मेथड नाम से ही क्लियर है, टाइम पीरियड in which we will recover our invested amount. We will recover our invested amount. पे बैक पीरियड का मतलब है वो टाइम पीरियड जिस पीरियड में हम अपना इन्वेस्टेड अमाउंट रिकवर करेंगे थ्रू कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो के थ्रू हम अपना इन्वेस्टेड अमाउंट रिकवर कर लेंगे। दैट पीरियड इज नोन एज पे बैक पीरियड। यानी प्रोजेक्ट के लिए जो भी हमने पे किया वो कितने टाइम में बैक हो गया यानी रिकवर हो गया। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि दैट पीरियड इज बेसिकली ब्रेक इवन पीरियड, नोन एज ब्रेक इवन पीरियड। ये हमारा ब्रेक इवन पीरियड है। ब्रेक इवन पीरियड का मतलब ये होता है कि जो मनी हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में इन्वेस्ट किया वो हमें कैश इनफ्लो की फॉर्म में कितने टाइम के अंदर वापस मिल जाएगी, ताकि हम एटलीस्ट उस प्रोजेक्ट में सेफ फील करना स्टार्ट कर दे कि चलो यार इन्वेस्टेड फंड तो वापस आ गया। डेफिनेटली हम यहां कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। हमारा पहला फोकस इन्वेस्टमेंट रिकवरी पे है, हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहे। जैसे कि मैंने 1 लाख रुपए लगा के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और मुझे उससे हर साल 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है,
तो मेरा जो इन्वेस्टेड 1 लाख रुपये वो कितने टाइम में वापस आ जाएगा? 5 ईयर्स में। 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट, 20,000 एवरी ईयर मेरा इनफ्लो, तो 5 ईयर में मेरा इन्वेस्टेड मनी वापस मेरी पॉकेट में आ जाएगा। 5 साल में मेरा इन्वेस्टेड फंड मैं रिकवर कर लूंगा, तो वो 5 ईयर मेरा हो गया पे बैक पीरियड, यानी माय प्रोजेक्ट विल पे बैक माय इन्वेस्टेड अमाउंट इन 5 ईयर। अब एक से ज्यादा यदि प्रोजेक्ट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं उन प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करके उनमें से वो प्रोजेक्ट पिक करने वाला हूं जो शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड के साथ है। सेलेक्ट द प्रोजेक्ट with shortest payback period, जिसका पेबैक पीरियड शॉर्ट होगा, सबसे कम होगा, उस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। कंजर्वेटिव अप्रोच है, मेन फोकस इन्वेस्टेड अमाउंट की रिकवरी पे है। इन्वेस्टेड अमाउंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, वो प्रोजेक्ट हमारे लिए सेफ हो जाए और हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लें। ये हमारा यहां पे मेन कॉन्सेप्ट रहता है। बेनिफिट की बात करें तो यस, इनिशियली एक इजी अप्रोच है। कंजर्वेटिव अप्रोच है, यानी मेन फोकस हमारा लॉस या कैपिटल लॉस को सेव करना है। कंपैरिजन प्रोजेक्ट्स के बीच में इजी हो जाता है, टेक्निक सिंपल है। लेकिन जब ड्रॉबैक की बात करें तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जैसे वी आर जस्ट कंसिडरिंग इन्वेस्टेड अमाउंट, प्रॉफिटेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहे हम ये देख ही नहीं रहे कि सर उस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट कितना आएगा। भैया अपना लगाया हुआ पैसा वापिस आ जाए, अपना काम हो गया, अपने को ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा इन्वेस्टेड मनी वापस निकल के आ गया, मुझे वहां पे वो प्रोजेक्ट चाहिए जो मेरा जल्दी से जल्दी मेरा इन्वेस्टेड मनी वापस निकाल के मेरे हाथ में रख दे। उसके बाद प्रोजेक्ट कितने साल और चलेगा, कितना एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करके देगा, वो मैटर नहीं करता। दैट इज द मेन ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है? सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि यहां आप अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं कर रहे हो, यहां आप इन्वेस्टेड अमाउंट की रिकवरी पीरियड को कंसीडर कर रहे हो सिर्फ। मतलब एक प्रोजेक्ट 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा और दूसरा प्रोजेक्ट 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा किसमें और कम किसमें, मैं ये देख रहा हूं कि जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने किया वो जल्दी किसमें वापिस आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है। थर्ड ड्रॉबैक, हम यहां टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे। टाइम वैल्यू का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे हमारे कैपिटल बजटिंग में। टाइम वैल्यू का मतलब है जो प्रोजेक्ट आप रन करोगे, उस प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी रिटर्न हमें मिलेगा, वो रिटर्न हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। और फ्यूचर में जो रिटर्न हमारे पास, जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो हमारे पास आएगा, उसकी परचेजिंग पावर, उसकी टाइम वैल्यू, उसकी मनी मॉनेटरी टर्म वो कम हो चुकी होगी। आज की डेट में यदि आपके पास 20,000 रुपये हाथ में आता है तो उसकी परचेजिंग पावर अलग होती है, और एक साल बाद वही 20,000 आपके लिए कम परचेजिंग पावर लेकर आता है। तो आज हम खुश हो रहे हैं कि एवरी ईयर वी विल गेट 20,000 रुपीज, लेकिन एक्चुअली जब वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड पे 20,000 रुपीज आपके हाथ में आएगा ना, तब उसका मॉनेटरी वैल्यू यानी उसका परचेजिंग पावर 20,000 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ने उसका परचेजिंग पावर कम कर दिया होगा, उस मनी की वैल्यू रिड्यूस कर दी होगी। और हम इस मेथड में उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 इसके मेन ड्रॉबैक हो गए। मैं सिर्फ यहां पे इसके ड्रॉबैक, डिसएडवांटेजेस लिख रहा हूं। कंजर्वेटिव, focus on BEP, not on profit. And third, time value avoided. ये मेन ड्रॉबैक हो गए इसके। तो ये तो बात हुई मेथड और मेथड के ड्रॉबैक की। अब कैलकुलेशन करना कैसे है? तो
कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उससे कैलकुलेशन समझ लेते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3, 3 प्रोजेक्ट्स आर देयर। और इन प्रोजेक्ट से मिलने वाला कैश इनफ्लो हमें यहां पे मालूम है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स का कैश आउटफ्लो 1 लाख रुपए है, यानी इन तीनों प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। मैंने यहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे 6 साल चलता है और हर साल 20,000 रुपीज का कैश इनफ्लो देता है। प्रोजेक्ट 2 इस तरह से मुझे 6 साल में कैश इनफ्लो देता है। एंड प्रोजेक्ट 3 इस तरह से मुझे कैश इनफ्लो देता है। 3 प्रोजेक्ट सामने रख लिया हमने, तीनों की कैश इनफ्लो देख लिए। मुझे इन तीनों प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, बट ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड मेथड, यानी कौन सा मेथड मुझे जल्दी मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट को वापस निकाल के दे रहा है। कैश आउटफ्लो कितना दिया हमने, इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1 लाख रुपए। फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। देखिए पहले साल में 20,000 आ जाएगा, 2 साल मिला के टोटल 40,000 वापिस आ जाएगा, थर्ड ईयर में 20 और वापिस आ जाएगा, टोटल 60, देन 80, देन 100 एंड 120। प्रोजेक्ट 1 से मेरा जो इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए है वो 5th ईयर में वापस बाहर आ गया। 5th ईयर तक मैंने अपना 1 लाख रुपए अर्न कर लिया। तो पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट 1 इज 5 years। प्रोजेक्ट 2 को देखते हैं। प्रोजेक्ट 2 में सर फर्स्ट ईयर में 10,000, देन 15 + 10 25,000 आ गया 2 साल में। थर्ड ईयर में 45,000 तक पहुंच गए हम, फिर 25 और मिला, हम 70,000 तक पहुंच गए, फिर 30 और मिला, हम 1 लाख तक पहुंच गए, और लास्ट में हम 140 पे आ गए। ये हो गया आपका इसका पे बैक पीरियड। तो यहां भी देखते हैं तो हमें 5 ईयर में मेरी इन्वेस्टेड मनी वापस मिल जाती है। ये हो गया आपका कैलकुलेशन मेथड। पहले मेथड में आप वर्बली कैलकुलेट कर सकते थे, 20,000 एवरी ईयर, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 20,000 एवरी ईयर का कैश इनफ्लो है, तो 1 लाख रुपए कितने साल में वापस आ जाएंगे सर, 5 ईयर में, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000। सेकेंड प्रोजेक्ट, इसमें इक्वल कैश इनफ्लो नहीं था, सिंपली मुझे ये देखना है कि मेरा 1 लाख वापस कब आ रहा है, तो मैं टोटल करता हुआ चल रहा हूं ईयर बाय ईयर, और पता चलता है कि 5th ईयर में मेरे 1 लाख मुझे वापस मिल गए, तो वो मेरा पे बैक पीरियड हो गया। प्रोजेक्ट 3 देखते हैं। प्रोजेक्ट 3 की सिचुएशन क्या है, 30 + 40, 70 + 20, 90 + 10, 110 एंड 120। सर यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां एग्जैक्टली मेरा 1 लाख मुझे नहीं दिख रहा है कब वापस आ रहा है, लेकिन एक चीज कंफर्मली है कि यहां पे इन दो पीरियड के बीच में, ईयर 3 एंड ईयर 4 के बीच में मेरा पे बैक पीरियड है। 3 इयर्स तक 90,000 आ चुका था एंड 4th ईयर में 20,000 और मिला, तो यहां मेरा पे बैक पीरियड 3rd एंड 4th ईयर के बीच में। सर एग्जैक्ट निकालना है, एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, कितने साल में आपको नियर बाय पहुंच गए थे आप, कितने साल में आप 1 लाख के नियर बाय पहुंच गए थे, सिर्फ लॉजिकल, कोई फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम। कितने साल में हम 1 लाख के नियर बाय आ गए थे सर, हम 3 साल में 1 लाख के नियर बाय आ गए थे। ओके, तो 3 ईयर प्लस 3 साल तो पूरे लग ही गए, और कुछ टाइम और लगा। कितना टाइम और लगा सर, मुझे टोटल 1 लाख रुपए वापस चाहिए था, 3 साल में 90,000 मुझे वापस मिल चुका था, 10,000 मेरा पेंडिंग था, जो कि नेक्स्ट ईयर में मिला, लेकिन नेक्स्ट ईयर में मुझे टोटल 20,000 रुपीज मिले हैं। तो 10,000 रुपये अर्न करने में कितना टाइम लगा होगा
सर एक साल में 20,000 अर्न किया तो 10,000 अर्न करने में प्रोपोर्शनेटली 6 मंथ लगा होगा। तो ये आपका पेबैक पीरियड हो गया 3.5 ईयर यानी 3 ईयर 6 मंथ। लॉजिक समझ में आ गया? फॉर्मूला बना देते हैं, प्रीवियस ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। इस फॉर्मूले के थ्रू, यानी प्रीवियस ईयर का मतलब है नियरेस्ट क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, जहां आपका नियरेस्ट हो गया है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के, तो 3 ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, योर पे बैक पीरियड इज 3.5 ईयर। तो ये 3 डिफरेंट सिचुएशन में, तीनों सिचुएशन फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 3 डिफरेंट सिचुएशन में हमने पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका समझ लिया। अब कंपैरिजन, तीनों में से कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे? सर ऑब्वियस बात है, ये मेथड बोलता है जिसका पे बैक पीरियड कम हो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो प्रोजेक्ट 3 फाइनल है क्योंकि इसका पे बैक पीरियड 3.5 ईयर है, क्योंकि ये 3 साल 6 महीने के अंदर हमारा इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए वापस कर देगा। हम 3-3.5 साल में ही सेफ हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे। ये तो हो गया डिसीजन। अब कंपैरिजन ड्रॉबैक के बेसिस पे प्रैक्टिकली देखो तो इन तीनों में से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट प्रोजेक्ट है? सर प्रैक्टिकली इन तीनों में से प्रोजेक्ट बी बेस्ट प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि सर हमने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए और इस प्रोजेक्ट से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद 1,40,000 वापस आता है, यानी 40,000 का नेट प्रॉफिट। प्रोजेक्ट ए से हमें 20,000 का प्रॉफिट मिलता है, प्रोजेक्ट बी से हमें 40,000 का प्रॉफिट मिलता है, प्रोजेक्ट सी से हमें 20,000 का प्रोजेक्ट मिलता है, तो प्रॉफिट मिलता है। तो प्रोजेक्ट बी या प्रोजेक्ट 2 बेस्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए। लेकिन पे बैक पीरियड का ड्रॉबैक, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव अप्रोच के थ्रू पे बैक पीरियड को कंसीडर करता है, इसलिए प्रोजेक्ट 3 हमारा सिलेक्शन होगा। तो ये है हमारा मेथड नंबर 1 ऑन कैपिटल बजटिंग। तो आज के डिस्कशन में हमने ये समझा कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जाएंगे तो हम कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास बन के आता है 3 मेजर फैक्टर, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न एंड रिस्क। रिस्क की बात बाद में। इन्वेस्टमेंट का मतलब था कैश आउटफ्लो, जिसे कैलकुलेट करने के लिए हम ये फैक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं जो आपके सामने है स्क्रीन पे। और रिटर्न का मतलब है कैश इनफ्लो, जिसमें हम डिफरेंट अप्रोचेस यूज करके कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे। उनमें 2 मेन कंपोनेंट होंगे, ईयरली कैश इनफ्लो एंड टर्मिनल कैश इनफ्लो, जिसमें एक नॉर्मल प्रोजेक्ट जहां रेवेन्यू से स्टार्ट हुआ है और जहां कंपैरिजन या रिप्लेसमेंट डिसीजन है। और फिर हम कुछ टेक्निक्स अप्लाई करने वाले हैं और उन टेक्निक्स में हमने आज की फर्स्ट टेक्निक, पहले टर्मिनल वैल्यू यानी प्रोजेक्ट एंड पे जो आपको रिकवरी आने वाली है, एंड देन मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में हमने फर्स्ट मेथड की आज बात की, पे बैक पीरियड मेथड, जो कंजर्वेटिव अप्रोच के बेसिस पे डिजाइन किया हुआ है। इजी, सिंपल, इजी सिलेक्शन प्रोसेस, इजी कैलकुलेशन प्रोसेस। लेकिन यस, ड्रॉबैक है, यहाँ सिर्फ हम बीपी पे फोकस करते हैं, यहाँ हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंपेयर नहीं करते और यहाँ हम टाइम वैल्यू कंपेयर नहीं करते। और ये रहे हमारे उनके 3 एग्जाम्पल। फाइन गाइस, तो आज का डिस्कशन इस एक मेथड के साथ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और आगे के मेथड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू।